Thank you. Same to you. तो लास्ट में कहाँ तक कंप्लीट हो गया था अपना अरावली? तो लास्ट में अपन ने राजस्थान के सेकंड फिजिकल डिवीजन को स्टार्ट किया था अरावली को, जिसमें स्टार्टिंग में इसकी कुछ विशेषताएं बताई थी कि अरावली इज एन ओल्डेस्ट फोल्डेड एंड रेजिडियल माउंटेन। अरावली एक प्राचीन वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला है। प्राचीन क्योंकि इसका जो निर्माण काल है वो प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड, और अरावली का जो एक्सटेंशन या जो विस्तार है वो टोटल लेंथ अगर देखा जाए तो 692 किलोमीटर इन राजस्थान स्टेट, 550 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेट 80% अरावली, एंड एवरेज हाइट ऑफ अरावली 930 मीटर। यानी 2-3 फैक्ट हैं जो इसमें याद रखने हैं। टोटल लगभग 700 किलोमीटर की लंबाई में है, जिसमें 80% 550 राजस्थान के पास है। उसके बाद में एक पॉइंट जो कि प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग डायरेक्शन वाला बताया, तो डायरेक्शन में राजस्थान के साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, यानी गुजरात की ओर से लेकर और दिल्ली की तरफ, जिसमें खेड़बर्मा से लेकर रायसीना तक। राजस्थान में इसका पॉइंट देखा जाए तो सिरोही माउंट आबू से लेकर खेतड़ी नीम का थाना, जो पहले बोलते थे खेतड़ी झुंझुनू तक, वर्तमान में खेतड़ी नीम का थाना। उसके बाद में स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू या अध्ययन की दृष्टि से इसको मुख्यतः 3 भागों में, जैसे डेजर्ट को अध्ययन में हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, वैसे अरावली को मुख्यतः 3 भाग। लास्ट में 3 भाग वाला जो डायग्राम है वो अपने ड्रॉ किया था, जिसमें ये वाले जो 2 पॉइंट है, ये तो अपने को ध्यान है कि ये नीम का थाना वाला पार्ट मोस्ट सदर्न पार्ट राजस्थान में जो है वो सिरोही है। बाकी 3 भागों में अपने वो 2 पॉइंट और चाहिए, एक जयपुर और एक राजसमंद। ये वाली नीम का थाना से और जयपुर के मध्य अरावली है, यह है उत्तरी अरावली, जिसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रघुनाथगढ़। मिड अरावली जो जयपुर से राजसमंद के बीच मेनली अजमेर में है, यहाँ मुख्य चोटी एक तो टोडगढ़, इसके अलावा दूसरी है तारागढ़। सदन अरावली जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर। गुरु शिखर यानी शिखरों में जो सबसे गुरु है या ऊंचा है, लगभग कितनी हाइट पे? 1722 मीटर। ये सिरोही में। ये वाला पार्ट है मिड अरावली और ये वाला है सदन अरावली। अब इसमें ये वाला जो भाग है, इनको डिवाइड किया था अपने स्मॉल ए, बी और सी। इसमें हेडिंग में लीजिए फर्स्ट नॉर्थ अरावली या नदन अरावली, उत्तरी अरावली। ये डायग्राम बनाया हुआ है आपका। तो इसमें लिखे उत्तरी अरावली की डेफिनेशन क्या होगी इन 2 पॉइंट्स को लेके, नीम का थाना और जयपुर को लेके। तो नीम का थाना एवं जयपुर के मध्य स्थित अरावली को उत्तरी अरावली कहा जाता है। नीम का थाना एवं जयपुर के मध्य स्थित अरावली को उत्तरी अरावली कहा जाता है। नीम का थाना एवं जयपुर के मध्य स्थित अरावली को उत्तरी अरावली कहा जाता है।
द पार्ट ऑफ अरावली, द पार्ट ऑफ अरावली विच इज लाइज बिटवीन नीमका थाना एंड जयपुर इज कॉल्ड या इज नोन एज नदन अरावली। यानी अरावली का वही हिस्सा जो नीमका थाना और जयपुर के बीच में है वो क्या कहलाता है? उत्तरी अरावली। द पार्ट ऑफ अरावली विच इज लाइज बिटवीन नीमका थाना एंड जयपुर इज कॉल्ड या इज नोन एज नदन अरावली। नेक्स्ट लाइन में इसी में लिखेगा, पॉइंट यही चल रहा है, उत्तरी अरावली। इसकी सर्वोच्च चोटी, इट्स हाईएस्ट पीक रघुनाथगढ़, इसकी सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़। एक 1055 मीटर, ब्रैकेट में आगे लिखेगा सीकर। माहौल आप नारगढ़ में जाओ, अपने आप बन जाएगा वहां। ऐसे कौन करता है? वन्य जीवों में, अभ्यारण्य में जीव करते हैं ऐसे। आप में और जीवों में फर्क होना चाहिए ना। और ये देखो अस्थायी माहौल होता है, बनाओ तब स्थायी बनाओ फिर। ये वाला सेकंड, मिड अरावली, मध्य अरावली। तो मध्य अरावली की डेफिनेशन क्या रहेगी? जयपुर एवं राजसमंद के मध्य स्थित अरावली। The part of Aravali which is lies between Jaipur and Rasamand is known as Mid Aravali और मेरवाड़ा अरावली। जयपुर एवं राजसमंद के मध्य स्थित अरावली को मध्य अरावली या मेरवाड़ा अरावली कहा जाता है। मेरवाड़ा क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि ये मेनली अजमेर में है। और पहले अपन ने लिखा भी था मारवाड़, मेरवाड़ा, इनके मीनिंग बताए थे आपको। अजमेर को मेरवाड़ा भी बोलते हैं। जयपुर से राजसमंद के मध्य स्थित अरावली को मध्य अरावली या मेरवाड़ा अरावली कहा जाता है। The part of Aravali which is lies between जयपुर एंड राजसमंद इज नोन एज मिड अरावली और मेरवाड़ा अरावली। फिर इसी में ही नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसकी सर्वोच्च चोटियां, द हाईएस्ट पीक्स ऑफ मिड अरावली, मध्य अरावली की या इस अरावली की सर्वोच्च चोटियां। इसमें हाईएस्ट पीक है टोडगढ़। हालांकि टोडगढ़ कई बार एग्जाम में नहीं आता, तब आंसर में क्या रहेगा? तारागढ़। टोडगढ़ वाला हिस्सा है जो प्रेजेंट वर्तमान में ब्यावर की तरफ है। 934 मीटर। और ये अगर ऑप्शन नहीं हो तो फिर 873, 873 मीटर। तो तारागढ़ तो अजमेर में है, जहां हमने चौहान डायनेस्टी का फेमस फोर्ट भी बना हुआ है, तारागढ़ फोर्ट। वही एरिया तारागढ़ फोर्ट, तारागढ़ हिल्स। और इस क्षेत्र में जो तीसरी प्रमुख पहाड़ी है मिड अरावली में, अगर वो भी लिखना चाहें तो उसका नाम है नाग हिल्स, नाग पहाड़ी, जो 795। तो नाग पहाड़ियां अजमेर के पश्चिम में है। जैसे मिड अरावली है, तो मिड अरावली में जो अजमेर का जो हिस्सा इस साइड वाला, पाली के टच वाला जो अलग हुआ है, इस साइड में तो है टोडगढ़। अजमेर सिटी वाला जो ये वाला हिस्सा है, ये है तारागढ़। और अजमेर के पश्चिम में जो अरावली थोड़ी सर्पिलाकार रूप में फैली हुई है, इसको बोला जाता है नाग हिल्स, ये नाग पहाड़ी।
तो ये वाला जो नाग वाला पार्ट है ये 700 प्लस है, तारागढ़ वाला है ये 800 प्लस है, टोडगढ़ वाला है ये 900 प्लस। तो 700 प्लस 95, 700 पे कितना अधिक है 95। 8 वाला है ये 73 और 9 वाला है 34। तो इसका मीनिंग इनकी जो हाइट हो लगभग 700, 800, 900 कंटिन्यूस डिजिट यूज किए हैं अपन ने, 700, 800 और 900। या यहाँ से चलेंगे तो डिक्लाइन 900, 800 प्लस, 700 प्लस। तो ये सभी मिड अरावली के अंदर। तो मध्य अरावली सबसे ऊंची चोटी टोडगढ़, जो प्रेजेंट ब्यावर में है, अदरवाइज पहले ये भी अजमेर में ही लिखते थे। आगे वाली दोनों प्रेजेंट अजमेर, वर्तमान अजमेर में है। अब मिड अरावली के बाद में लास्ट वाला जो पार्ट है ये है सदर्न अरावली, दक्षिणी अरावली। तो नेक्स्ट पॉइंट सी पॉइंट में लिखेगा सदर्न अरावली या दक्षिणी अरावली। तो दक्षिणी अरावली वाला पार्ट कहां से है? तो राजसमंद से सिरोही के मध्य स्थित अरावली। The part of Aravali which is lies between, yeah, which is located between Rasamand and Sirohi is known as Southern Aravali. राजसमंद से सिरोही के मध्य, राजसमंद से सिरोही के मध्य स्थित अरावली को दक्षिणी अरावली कहा जाता है। अब इसमें जो ऊंची चोटी है वो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है और अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर। तो इसमें लिखिएगा इट्स हाईएस्ट पीक, इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। आगे डिस्क करके सिरोही, ब्रैकेट में वो फैक्ट या डाटा लिख दो 1722 मीटर। ये कई बार एग्जाम में 1727 भी आ जाता है ये फैक्ट, लेकिन ये सही नहीं है। ये गुरु शिखर के ऊपर एक यहाँ मंदिर बना हुआ है, टेम्पल बना हुआ है। तो उस टेम्पल की 5 मीटर हाइट जो है वो मिला दें अगर इसके अंदर तो 1727। तो किसी भी नेचुरल हाइट के अंदर या माउंटेन हाइट में आर्टिफिशियल वर्किंग को काउंट नहीं किया जाता। व्हीकल को आप गुजरात से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनी हुई है उसको लाके यहाँ ऊपर रख दोगे, फिर ये थोड़ा ना कहें गुरु शिखर अब 2000 मीटर माना जाए, क्योंकि उस मूर्ति की हाइट काफी ज्यादा है, 250-300 मीटर के आसपास से। तो इसका मीनिंग है कि गुरु शिखर की हाइट किसी भी आर्टिफिशियल वर्किंग से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो वो तो मजबूरी में जब 1722 ऑप्शन दिया होता, ये वाला ऑप्शन नहीं होता, तो कई बार इसके नियरेस्ट जैसे 27 आ जाता है तो इसको ठीक मान लेते हैं। फिर बाद में उसके जो कंक्लूजन वाले कई गाइड वाले देते हैं कि वो 5 मीटर हाइट जो उस पर बना हुआ मंदिर है उसकी है। वैसे तो मंदिर चाहे 10 मीटर का बना दोगे तो इसका मीनिंग ये थोड़ा ना कि गुरु शिखर बढ़ रही है। तो गुरु शिखर तो वही है 1722, इसमें जो परफेक्ट जो हाइट है वो ये नहीं होती। तो फिर जो नियरेस्ट आंसर 1720 आ गया तो 20 ठीक हो जाएगा, 1727 आ गया तो ये ठीक हो जाएगा। इसके नजदीक जो भी डेटा होगा फिर उसके बाद उसको ठीक माना जाएगा। अब ये वाला जो भाग था गुरु शिखर वाला पार्ट, राजस्थान के इतिहासकार किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड। तो कर्नल जेम्स टोड ने जब गुरु शिखर को देखा तो जो मुख्यतः प्रमुख जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो हिल स्टेशन विजिट किया करते थे। हिल स्टेशन इंडिया में कहाँ पर थे? मुख्यतः हिमालय की ओर, उत्तराखंड और हिमाचल की ओर। ऐसे कई लोकेशन है जो ब्रिटिश टाइम पीरियड में जिनको एज ए टूरिज्म पॉइंट डेवलप किया गया था। तो इनका जो हिमालय रीजन देखा हुआ था, जैसे ही कर्नल जेम्स टोड ने यहाँ गुरु शिखर को विजिट किया तो हिमालय क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में अपने साधु संत भी जाया करते थे तपस्या के लिए या शांति के लिए, तो इन्होंने गुरु शिखर को देखा तो गुरु शिखर भी उतना ही शांत और हिमालय की तरह अधिक हाइट वाला। तो इन्होंने गुरु शिखर के लिए शब्द यूज किया संतों का शिखर, माउंटेन ऑफ सेंट। तो राजस्थान में गुरु शिखर को संतों का शिखर किसके द्वारा कहा गया है? कर्नल जेम्स टोड।
तो गुरु शिखर के बारे में ये एक स्टेटमेंट है कर्नल जेम्स रोड को लेकर। तो ये जो भी लिखा ना अपने, उसी के जस्ट नीचे नोट में लिखेगा, अकॉर्डिंग टू कर्नल जेम्स रोड, कर्नल जेम्स रोड के अनुसार कर्नल जेम्स रोड के अनुसार ऑब्लिक के द्वारा गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा गया, के द्वारा के अनुसार ऑब्लिक करके लिख देना, के द्वारा। तो स्टेटमेंट की किसके अनुसार इसको संतों का शिखर माना जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। या किसके द्वारा कहा गया? तो कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड कॉल्ड गुरु शिखर एज माउंटेन ऑफ सेंट। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। तो ये स्टेटमेंट आता है एग्जाम में ऑलरेडी कि राजस्थान में संतों का शिखर किस चोटी को बोला गया है? गुरु शिखर को। तो संतों का शिखर तो अपने को पता है कि इंडिया में कौन है संत जहां तपस्या करते हैं? हिमालय। तो हिमालय की तरह राजस्थान के अंदर अधिक ऊंचाई वाला भाग कौन है? सबसे ऊंचा भाग राजस्थान के अंदर गुरु शिखर ही है। तो इसका मीनिंग तुलना उस शिखर की होगी जो हिमालय की तरह अधिक हाइट वाला है, वो राजस्थान में गुरु शिखर। जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी या अरावली की सबसे ऊंची चोटी, और अरावली के अंदर सबसे जो अधिक अधिक ऊंचा भाग और अधिक जो चौड़े भाग हैं वो सदन के अंदर ही है। जैसे कि अरावली का जो सदन पार्ट है वो अधिक चौड़ाई में भी दिखाई देगा आपको। इस कारण अरावली का जो एक डिवाइडेशन और होता है सदन अरावली का, तो साउथ अरावली को अध्ययन की दृष्टि से पुनः दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग तो इसका इस साइड में पाली से सिरोही की ओर चलता है जिसको हम कहते हैं आबू अरावली। एक राजसमंद से नीचे की ओर उदयपुर की तरफ चलता है जिसको कहा जाता है मेवाड़ अरावली। यानी जिस एरिया में गुहिल डायनेस्टी का शासन रहा वो मेवाड़ अरावली, और जो पाली और सिरोही की ओर चलेगी उसको आबू अरावली। तो अभी जो दक्षिणी अरावली चल रही थी उसी के अंदर नेक्स्ट लाइन में लिखो, दक्षिणी अरावली को अध्ययन की दृष्टि से पुनः दो भागों में बांटा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, Southern Aravalli again divides into two parts. Again divides into two parts. दक्षिणी अरावली को अध्ययन की दृष्टि से पुनः दो भागों में बांटा जाता है। पुनः दो भाग क्यों लिख रहे हैं अपन? क्योंकि ऑलरेडी अरावली का एक डिवाइडेशन हो चुका है तीन भागों में, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली। अब दक्षिण को वापस डिवाइड कर रहे हैं, तो अध्ययन की दृष्टि से पुनः दो भागों में बांटा जाता है। यानी ये सदन वाला पार्ट ही है। दक्षिणी अरावली का एक भाग जो कि ये वाला भाग मेवाड़ अरावली, एक दक्षिणी अरावली का ये वाला भाग पाली और सिरोही। तो इस साइड वाला जो भाग है ये तो अपने आप में आबू अरावली जो अधिक सिरोही की ओर फैला हुआ है। अब आबू अरावली एक्सटेंट इन सिरोही एंड पाली। तो मेन हिस्सा तो सिरोही में होगा, तभी इसी के अकॉर्डिंग नाम है आबू, और दूसरा भाग इसका किसकी तरफ है? पाली। दूसरा भाग
जो मेवाड़ वाले एरिया में है वो मेवाड़ अरावली, मेवाड़ अरावली एक्सटेंड इन उदयपुर, उदयपुर राजसमंद। तो इसमें मुख्य अरावली, अरावली राजस्थान के 13 जिलों में जिनमें फैली हुई उनमें सबसे ज्यादा उदयपुर में है। तो इसका मीनिंग 13 जिलों में सबसे ज्यादा उदयपुर में है, तो इसका मीनिंग मेवाड़ अरावली भी ज्यादा उदयपुर में ही होगी। तो इसका मीनिंग है कि मेवाड़ अरावली का हिस्सा वो मेन उदयपुर में, आबू अरावली का मेन पार्ट है सिरोही में। तो पुणे 2 भागों में, जो 2 भाग कौन कौन से वो डिवाइड कर दीजिए। इसमें एक तरफ आबू अरावली, दूसरी तरफ मेवाड़ अरावली। दोनों तरफ हाईएस्ट पीक, सर्वोच्च चोटी। तो आबू में तो सर्वोच्च चोटी कौन सी है आपको ध्यान है? सिरोही, गुरु शिखर। तो गुरु शिखर, यहाँ वापस बताने की आवश्यकता नहीं है हाइट कितनी है। लोकेशन लिखना चाहो ब्रैकेट में लिख दो सिरोही। मेवाड़ अरावली की जो ऊंची चोटी है उसका नाम है जरगा। आपको ध्यान हो तो बोराट प्लेट्यू में लिखवाई थी मैंने। जरगा, उदयपुर। ये 1431 मीटर, 1431। तो सदन अरावली का एक हिस्सा जो सिरोही की ओर आता है आबू अरावली, जो राजसमंद उदयपुर की तरफ रहता है वो मेवाड़ अरावली। तो आबू अरावली जैसा नाम है उसी के अकॉर्डिंग एक्सटेंट इन सिरोही एंड पाली, एंड हाईएस्ट पीक इज गुरु शिखर सिरोही। और मेवाड़ अरावली जैसा नाम है मेवाड़ क्षेत्र यानी उदयपुर राजसमंद की तरफ, और जिसमें हाईएस्ट पीक जरगा। आगे लोकेशन लिख दीजिए उदयपुर, हाइट 1431 मीटर, 1431। तो ये तो है अरावली की जनरल स्टडी, यानी अरावली किस तरीके से है राजस्थान में। अब अरावली के अंदर उसकी जो जियोमॉर्फोलॉजी या जो जियोलॉजिकल स्टडी है, तो जियोलॉजिकल स्टडी यानी उसकी संरचनाओं का अगर हम अध्ययन करें, तो अरावली के जो स्ट्रक्चर या संरचनाएं हैं, जैसे माउंटेन है अरावली माउंटेन, तो इसके स्ट्रक्चर में जो माउंटेन है उसके बीच के जो भाग है, चट्टानी भाग है, ये कुछ प्लेट्यूज के रूप में है, कुछ जगह इसमें पठार भी हैं। तो इस अरावली पर्वतमाला की जो जियोलॉजिकल स्टडी है, भूआकृतिक संरचना है, उसमें राजस्थान के कुछ फेमस पठार भी हैं। अरावली के बीच में कुछ गैप हैं जहां से इन माउंटेन्स को क्रॉस किया जा सकता है, जिनको हम पासेज या दरिया भी कहते हैं। हालांकि राजस्थान के अंदर पहाड़ों के बीच में जो गैप होते हैं वो इस तरीके से दिखाई देते हैं जैसे घोड़े के पाँव में जो नाल लगती है। इस कारण इनको राजस्थान में लोकल में हम क्या बोलते हैं, नाल। तो अरावली के बीच में जो गैप हैं, जैसे हाथी घोड़ा नाल, फुलवारी नाल, देसुरी नाल, परवारिया नाल, ऐसे बहुत सारे नाल हैं। तो एक अरावली के अंदर पासेज या दरे, दरों को हिमालय के क्षेत्र में तिब्बत की लैंग्वेज में ला कहा जाता है। तिब्बत लैंग्वेज में दरों के लिए शब्द यूज होता है। तो वहाँ हिमालय के पासेज में ज्यादातर शब्द क्या यूज होता है, ला। जोजीला, नाथुला, बोमडिला, शिवकीला, तो वो ला शब्द वही है। राजस्थान में नाल शब्द यूज होता है। तो नाल का मीनिंग होता है कि दूर से देखने पे घोड़े के पाँव में जो छल्ला लगता है उसकी तरह होता है, यानी घुमावदार पार्ट होता है पर्वतों के बीच का एरिया। तो इस कारण इसको सी ऑफ फोर्स यानी नाल की तरफ देखते हैं अपन। ऐसे राजस्थान में एक जिला भी है ना घोड़े की नाल में, चित्तौड़गढ़ की आकृति। दक्षिणी भारत में आप चले जाओगे तो पर्वतों को तटीय क्षेत्रों में होने के कारण तटों को या किनारे वाले भाग को अपन बोलते हैं घाट। तो वहाँ माउंटेन्स को भी घाट बोलते हैं। पश्चिमी घाट, पूर्व की तरफ है पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट।
इनमें जो दरे होते हैं, पासेज होते हैं, उन दरों के अंदर भी यह शब्द यूज होता है घाट। जैसे यहाँ नीचे की ओर पाल घाट, भौर घाट, भौर घाट, थाल घाट, तो वहाँ जो दरों के नाम है उनके नाम क्या क्या यूज किया होता है, घाट। तो पासेज के लिए अलग अलग एरिया में अलग अलग शब्द यूज होते हैं। सदर्न इंडिया में घाट, राजस्थान में नाल, हिमालय में ला, तो इनके अलग अलग मीनिंग रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो वही है ना, पासेज है, पर्वतों को क्रॉस करने वाला एरिया होता है। पहाड़ को जिस भाग से आसान हो पार करना, उस एरिया को नाल कहा जाता है। तो ये पर्वतों को पार करने के कुछ एक तरीके हैं। एक तरीका तो है पहाड़ों के पास में चलते रहो, खत्म हो जाए, मुड़ के आ जाओ, पार हो गया। दूसरा तरीका है पहाड़ के ऊपर चढ़ो और उस साइड में उतर जाओ, जैसा मान जी की लुगाई करती थी। मान जी है माउंटेन मैन, एक बॉलीवुड की मूवी बनी है ना, जिसमें अचानक एक दिन पांव फिसलने के कारण उसकी डेथ हो जाती है। फिर मान जी तय करता है, क्योंकि उनके गांव के चारों ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, पासेज नहीं था। तो उस मूवी में दिखाया जाता है एक बिहार का व्यक्ति होता है जिनका जो पास के जो गांव का जो एरिया होता है पहाड़ों से कवर होता है। तो फिर वो अपने जीवन में लगभग 25 साल आता है कि उसमें लगभग 24-25 साल वो पहाड़ को तोड़ तोड़ के नीचे करता है और फिर एक पास बनाता है। और उसमें वो एक डायलॉग आता भी है, क्योंकि जब तक वो नीचे करता है उसके बाद में गवर्नमेंट का ध्यान जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर, हर न्यूज़पेपर मान जी के बारे में लिख रहा होता है। फिर लास्ट में गवर्नमेंट वहां से रोड बनाती है, तब मान जी है, उस मान जी को लेके कुछ सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह एक रैली से निकालते हैं। और उसमें वो पत्रकार जो अक्सर मान जी के मिलता है उस मूवी के अंदर, तो वो पूछता है कि मान जी, तुम्हें विश्वास नहीं था क्या कि सरकार एक दिन मदद करेगी? भाई, तुम्हें ये खुद पे या ईश्वर पे भरोसा नहीं था क्या? तो मान जी एक डायलॉग मारता है उस टाइम कि हो सकता है कि ईश्वर हमारे भरोसे बैठा हो। और उसमें एक वो भी आता ना, भी पहाड़ को तोड़ता रहता है कि भाई इसको तुम कब छोड़ोगे, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये वाले कुछ फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर इसमें, दरों के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में, इनके बारे में। फिर अरावली में मुख्यतः जो रॉक्स या चट्टानें किस प्रकार की हैं, तो इसके लिए कुछ जियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने स्टडी की है, जिसमें सबसे बेस्ट मानते हैं हम एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट है, प्रमुख भूवैज्ञानिक हैं, जिसका नाम है H.M. हेरोन, अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन। उनके द्वारा अरावली की चट्टानों को कुछ स्पेसिफिक नाम दिया है, वो नाम क्या दिया वो इसमें देखेंगे। तो अरावली में अब अपने को 2-3 पॉइंट कवर करने हैं। एक तो अरावली के पठार, अरावली के दरे, और अरावली की प्रमुख चट्टानें कौन सी हैं। तो अब स्टडी के बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालिए अरावली के पठार, प्लेट्यूज ऑफ अरावली, अरावली के पठार। तो अभी तक तो चल रहा था अपना ये लास्ट वाला पार्ट, स्टडी ऑफ अरावली, वो कंप्लीट हो गया है। अरावली के अध्ययन के साथ ही अरावली का ही दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया है, अरावली के प्लेट्यूज या पठार, प्लेट्यू ऑफ अरावली। तो अरावली का जो पठारी भाग है वो उस एरिया में अधिक है जिस एरिया में इसकी चौड़ाई अधिक है। इसका मीनिंग जो सदर्न अरावली है उस अरावली के अंदर अरावली के अधिकांश पठार स्थित है। तो इसमें सबसे पहली लाइन तो यही यूज करेंगे कि अरावली में अधिकांशतः पठार दक्षिणी अरावली में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट लाइन में लिखेगा अरावली में पठार सर्वाधिक, अरावली में पठार सर्वाधिक दक्षिणी अरावली में पाए जाते हैं। अरावली में अधिकांशतः पठार या सर्वाधिक पठार दक्षिणी अरावली में पाए जाते हैं। Mostly plateaus of Aravali are found in southern Aravali. Mostly plateaus of Aravali are found in southern Aravali. अरावली में सर्वाधिक पठार दक्षिणी अरावली में पाए जाते हैं। अब इसमें मुख्य पठार, मेन प्लेट्यूज, तो मेन प्लेट्यूज में कौन से हैं?
जैसे भाग अरावली का, जिसमें सिरोही की ओर जो पठार हैं, जिसमें एक पठार तो आता है सिरोही के अंदर उड़िया प्लेट्यू, जो राजस्थान के पठारों में सबसे ऊंचा है। तो जो उड़ा वो सबसे ऊंचा। इसी साइड में सिरोही की ओर एक पठार और आता है जिसको लिखते हैं हम आबू पर्वत। लिखने में आबू पर्वत है, लेकिन आबू पर्वत क्या है? पठार। इंग्लिश में आबू माउंटेन नहीं लिखे, आबू ब्लॉक लिखा जाता है इसमें। एक ब्लॉक की तरह है ये, इस तरीके से डोम शेप में, गुंबदाकार आकृति में। तो आबू ब्लॉक या आबू पर्वत, तो दोनों के दोनों उड़िया और आबू ब्लॉक की साइड में है सिरोही के अंदर। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पार्ट, ये सिरोही में। फिर इसके बाद में इस साइड में जो राजसमंद, राजसमंद के जस्ट नीचे उदयपुर, उदयपुर के सदन की तरफ इस साइड में डूंगरपुर। तो यहाँ आपको ध्यान है तो कुछ शब्दावली करवाई थी मैंने। उदयपुर राजसमंद के बीच एक पठार बताया था मैंने, बोराट, और यहाँ करवाया था बोमट। बोराट, बोमट, दोनों में सिर्फ एक शब्द का फर्क है, रा का और मै का। बाकी कॉमन है दोनों में। उदयपुर कॉमन है, फर्क जिसमें रा है उसमें राजसमंद आएगा, जहां रा नहीं है उसमें राजसमंद की जगह किसको लिया जाएगा? डूंगरपुर। ये भौमट रीजन। उदयपुर के अंदर एक झील है जो उसके अलग अलग हिस्सा हुआ है भी उदयपुर से, एक सलूम्बर। सलूम्बर में आ गई है वो लेक जिसका नाम है जयसमंद। क्या नाम है? राजस्थान की फ्रेश वाटर लेक में सबसे बड़ी है। जैसे उदयपुर जो मुख्यतः पहले इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की आकृति से मैच होता हुआ था, ये उदयपुर की डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ, साउथ ईस्ट उदयपुर अलग हो गया। अब ये वाला हिस्सा अलग हो गया, ये बन गया सलूम्बर। तो उदयपुर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जिला मुख्यालय जो है, उससे लगभग 50 किलोमीटर डिस्टेंस पे आता है ये सलूम्बर वाला जयसमंद वाला एरिया। तो लगभग 40-50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है जहाँ पे जयसमंद लेक। जयसमंद झील के पूर्व में एक उबड़ खाबड़ पठार है जो मेनली पुराने उदयपुर के अंदर और कुछ हिस्सा प्रतापगढ़ में उसका फैला हुआ है। उसको नाम दिया जाता है लसाड़िया प्लेट्यू। लसाड़िया प्लेट्यू और वर्तमान में सलूम्बर में, कुछ हिस्सा प्रतापगढ़ की तरफ। लेकिन उसमें एग्जाम में रेफरेंस ये लेक देख के पूछा जाता है। जयसमंद लेक के पूर्व में स्थित उबड़ खाबड़ पठारी भाग को क्या कहा जाता है? लसाड़िया प्लेट्यू। इसका मीनिंग इस साइड में बारिश या वर्षा के कारण जो चट्टाने हैं उनका कटाव अधिक हुआ है, इसका ये थोड़ा सा उबड़ खाबड़ पठार। लसाड़िया प्लेट्यू। फिर यहाँ उदयपुर से सामने चलेंगे तो मेवाड़ का एक हिस्सा आता है चित्तौड़। मेवाड़ ऐतिहासिक मेवाड़ का हिस्सा है, लेकिन फिजिकल डिवीजन में ये हाड़ौती में काउंट होता है। हाड़ौती संभाग जो होता है, यानी जो पॉलिटिकल एरिया, उसमें तो 4 ही जिले होते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। लेकिन हाड़ौती जो फिजिकल डिवीजन भौतिक प्रदेश है उसमें 7 जिले। आपने लिखा भी था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि डेजर्ट में अपने 12 हैं, हाड़ौती में 7, मैदान में 10 और अरावली में 13। सीक्वेंस बढ़ता जा रहा था, अपन अरावली की ओर आ रहे थे, तो 7, 10 और 13। और मेन अरावली जो फैली हुई है वो 7 जिलों के अंदर। तो ये चित्तौड़ हाड़ौती वाले उन 7 जिलों में काउंट होता है। तो यहाँ चित्तौड़ की तरफ 2 मेन प्लेट्यू आते हैं। एक आता है मेसा पठार जहाँ चित्तौड़ फोर्ट स्थित, मेसा प्लेट्यू, और एक आता है यहाँ पे मानदेसरा प्लेट्यू। जब राजस्थान में सेंचुरीज पढ़ेंगे अपन तब आएगा ये। चित्तौड़गढ़ की ओर एक अभ्यारण्य आता है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। तो जो भैंसरोडगढ़ सेंचुरी आता है उस सेंचुरी वाले एरिया में आता है मानदेसरा प्लेट्यू।
तो राजस्थान में मानदेसरा, प्लेट्यू, चित्तौड़, तो ये हाड़ौती वाले में आते हैं, मैं अरावली का हिस्सा नहीं, लेकिन ये ध्यान रखने अपने को कि इस साइड में दोनों ये जो पठार हैं ये हाड़ौती के भाग हैं। तो डिस्क्रिप्शन अगर अरावली का ही पूछा है, एक तो सिंपल एग्जाम्पल पूछे कि राजस्थान के पठारों के बारे में बताओ, इनके बारे में भी लिख सकते हो। तो राजस्थान के जो पठार हैं उसमें एक तो कुछ अरावली के प्लेट्यूज हैं और एक हाड़ौती के प्लेट्यू, हाड़ौती खुद ही पठार के रूप में है। फिर नदन अरावली की तरफ एक डिस्ट्रिक्ट आता है अपना अलवर। अलवर वाला जो पार्ट है वहाँ पे एक सेंचुरी है, टाइगर प्रोजेक्ट है सरिस्का अभ्यारण्य, जहाँ बाघ परियोजना चलती है। सरिस्का की और दो प्लेट्यू आते हैं, एक तो आता है कांकनवाड़ी प्लेट्यू, कांकनवाड़ी पठार, और एक आता है क्रांस का पठार, क्रांस के साथ का अटैच है, क्रांस का पठार। कांकनवाड़ी प्लेट्यू, तो ये जो प्लेट्यूज अभी मैंने आपको बताए हैं, तो इसमें जो पठार है वो मुख्यतः एक तो हमने सिरोही की तरफ देखे हैं, एक मुख्यतः उदयपुर के आसपास, एक चित्तौड़ और एक अलवर। अलवर वाले जो पठार हैं वो कैसे हैं, कै क्रांस का और कैसे कांकनवाड़ी। चित्तौड़ वाले हैं वो मैसे, मैसा और मानदेसरा। उदयपुर वाले वो भो से हैं, भो के आगे क्या शब्द लगेगा वो तय करेगा। भो राट है, रा है तो राजसमंद, उदयपुर राजसमंद। भो के आगे अगर रा नहीं है तो इसका मीनिंग डूंगरपुर होगा, फिर है भौमठ, तो भौमठ रहेगा वो उदयपुर और डूंगरपुर। और अपने हिंदी के अंदर जो पहली लाइन आती है ना, ए आ ई उ, अगर वो पठा रहे हैं तो सिरोही में, जैसे ऐसे आबू उ से उड़िया, तो जो ए आ ई उ इस वाली लाइन में से है वो सिरोही के पास, तो जैसे ऐसे आबू उ से उड़िया। भो वाले शब्द हैं वो, ये तो तय हो गया कि उदयपुर में है, लेकिन आगे शब्द क्या है, वो राठ है, रा है तो राजसमंद में, रा ना है या नहीं है तो फिर डूंगरपुर, इसका मीनिंग फिर भौमठ है। फिर मैं वाले हैं तो चित्तौड़ में और कै वाले हैं तो अलवर। ये डायग्राम बनाइए। तो सुरही वाले उड़िया एंड आबू ब्लॉक, उदयपुर राजसमंद वाला भोराट, उदयपुर डूंगरपुर के बीच वाला भौमठ, जयसमंद लेक है उसके ईस्ट में है उबड़ खाबड़ प्लेट्यू लसाड़िया। जो मेन हम सलूम्बर में और कुछ हिस्सा इसका प्रतापगढ़ में भी है। फिर उदयपुर के ईस्ट की ओर जाएंगे तो चित्तौड़, जहां मैसा एंड मानदेसरा जो हाड़ौती में काउंट होंगे। इसका मीनिंग बाकी जो ये अरावली के हैं हाड़ौती वाले हैं उनको इंडिकेट किया हुआ है। ये पार्ट अरावली का।
सलूम्बर, ये लिखवाएंगे। जयसमंद इसका डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया है, पहले उदयपुर में ही था, लसाड़िया भी। ये डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, डिटेल्स में लिखवाएंगे उसमें। लसाड़िया वर्तमान जो सलूम्बर है, कुछ आंशिक भाग प्रतापगढ़ में भी है, तो डिटेल लिखवाएंगे उसमें। 2 जिले लिखेंगे। दिस प्लेटू इज लोकेटेड इन सलूम्बर एंड पार्शियली पार्ट एक्सटेंट इन प्रतापगढ़। सलूम्बर में और कुछ आंशिक भाग है इसका, वो प्रतापगढ़ में विस्तृत। तो ये सदन वाले प्लेट्यू हैं, इनमें एक तो कॉमन सब में जब भी डिस्क्रिप्शन आ जाए तो एक तो ये लिखा जाता है कि दक्षिणी अरावली में स्थित है, यानी अरावली के कौन से पोर्शन में है ये, राजसमंद से नीचे वाले भाग में, यानी सदर्न अरावली में, साउथ अरावली के पार्ट। और फिर एक प्रॉपर इनका डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। जैसे उड़िया के बारे में फर्स्ट लाइन अपन अगर बाई चांस पूछें तो ये पूछेंगे कि दक्षिणी अरावली में और सिरोही में स्थित पठार, यानी पहली जो लाइन लिखेंगे वो। फिर बाद में उसका कुछ इंपॉर्टेंस होगा, तो इंपॉर्टेंस उड़िया को लेकर अपने राजस्थान में हाईएस्ट प्लेट्यू के रूप में, कि उड़िया इज द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ राजस्थान। तो सबसे उसकी हाइट भी याद रखनी है 1360, 1360 मीटर की हाइट पे है। इनका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे अपन डिटेल में। डायग्राम बना लिया। फर्स्ट हेडिंग में लीजिएगा उड़िया पठार। तो उड़िया पठार, तो इसमें पहला राजसमंद के नीचे है, ये अपने को पता है, इस अरावली में। तो यह दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित पठार। उड़िया इज लोकेटेड इन सदर्न अरावली इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट। उड़िया पठारिया या यह पठार दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित। तो इसका मैंने एक तो अरावली के किस पोर्शन में वो बताना है। यह है दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित। उड़िया प्लेट्यू इज लोकेटेड इन सदर्न अरावली इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट। यह दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेगा, यह राजस्थान का सर्वोच्च पठार या सबसे ऊंचा पठार। इट्स द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इट्स टोटल हाइट 1360 मीटर। इट्स द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, सबसे ऊंचा पठार है। इसकी कुल ऊंचाई 1360 मीटर। इट्स टोटल हाइट इज 1360 मीटर, यानी हाइट गुरु शिखर से कम है। और प्लेट्यूज हैं वो पर्वत चोटियों से, सामान्य सी बात है, पर्वत चोटियों से कम मिलेंगे। लेकिन खास बात क्या है कि राजस्थान में सबसे ऊंची पर्वत चोटी सिरोही में, और सबसे ऊंचा जो पठार है वह भी सिरोही में। अब उड़िया के बाद में सिरोही की ओर जो दूसरा है वो कौन सा है, आबू ब्लॉक, आबू पर्वत। आबू पर्वत। तो आबू पर्वत के बारे में जब भी लिखा जाता है तो पहला तो इसको यह डिस्क्राइब किया जाता है कि है क्या। तो जैसे एक दो बार एग्जाम में भी पूछा गया कि आबू पर्वत क्या है, तो एक तो ऑप्शन के पर्वत है, एक पठार है, कि एक ए और बी दोनों हैं। नेक्स्ट हमें नहीं पता क्या है। आपका आंसर तो मुझे पता है, लेकिन 3 में से देना। ए आंसर, ए आंसर कि आबू पर्वत है,
क्वेश्चन है आबू पर्वत क्या है? ए माउंटेन, बी प्लेट्यू, बी आंसर, सी आंसर। ए और बी दोनों है। और अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं ये बताओ। तो ये केवल एक पठार है। आबू पर्वत में लिखेगा यह एक पठार है। कई बार कुछ क्या ज्योग्राफिकल रीजन्स के नाम गलत पड़ जाते हैं। जैसे कि विश्व के अंदर सबसे खारे पानी की झील सबसे पहले फाइंड आउट हुई डेड सी, कि सबसे ज्यादा सैलिनिटी डेड सी में है। धीरे धीरे और रिसर्च बढ़े तब बाद में पता चला ट्रकी की वॉन लेक है वो उससे भी ज्यादा खारी है। तो कॉन्सेप्ट में तो हम यही लिखते हैं कि सबसे खारी झील वॉन झील। लेकिन जब फाइंड आउट के स्टार्टिंग में खोजे जा रहे थे तब सबसे गहरा, सॉरी, सबसे ज्यादा सैलिनिटी किसकी मिली थी? डेड सी। डेड सी में सैलिनिटी इतनी ज्यादा है कि पानी का डेंसिटी बहुत ज्यादा है। जाके कूद के मरना भी चाहोगे तो मौत नसीब नहीं होगी, क्योंकि उसके पानी में जो जाओगे तो ऊपर तैरते रहोगे, क्योंकि पानी काफी ज्यादा भारी है। तो उसके अंदर अपनी बॉडी हल्की रहेगी। तो मीनिंग है कि डेड सी इसलिए डेड है कि उस आदमी में डेड होता ही नहीं है उसमें। तो वॉन लेक है वो उससे भी ज्यादा सैलिनिटी लिए हुए है, उससे भी अधिक लवणता लिए हुए है। भाई नाम गांव के अंदर घर वालों ने रख दिया बच्चे का होशियार सिंह, क्लास में सबसे कमजोर है वो। तब होशियार सिंह अब नाम के पीछे थोड़ी ना है होशियार सिंह। तो आबू पर्वत भी नाम के पीछे पर्वत नहीं है, ये पठार है। तो एक कॉन्सेप्ट गलती से आबू पर्वत लिखा हुआ है। इंग्लिश में तो माउंटेन भी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा ही आबू ब्लॉक है। तो इसमें आबू ब्लॉक या आबू, इट्स ए प्लेट्यू, यह एक पठार है जो दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित है। यानी लोकेशन वाला एज इट इज वही लिखना है जो अभी आपने उड़िया में लिखा। उड़िया भी तो वही है ना, दक्षिणी अरावली में सिरोही में। तो इट्स ए प्लेट्यू विच इज लोकेटेड इन सदर्न अरावली इन सिरोही डिस्ट्रिक्ट। यह एक पठार है जो दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित, जो दक्षिणी अरावली में सिरोही में स्थित। फिर इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखेगा यह सिरोही का, यह सिरोही का दूसरा ऊंचा पठार। आबू इज द सेकंड, या आबू ब्लॉक लिख दो चाहे। यह सिरोही का दूसरा ऊंचा पठार है। इट्स द सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ सिरोही। यह सिरोही का दूसरा ऊंचा पठार है जिसकी कुल ऊंचाई ये जैसे उड़िया वाला भाग है 1360 मीटर। ये आबू ब्लॉक है जो उड़िया से 160 मीटर नीचे। इसका मैंने इसकी जो हाइट है वो 1200 मीटर। ये सिरोही का दूसरा ऊंचा पठार है। इट्स द सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ सिरोही। तो इसमें सिरोही को अंडरलाइन कर देना। राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार नहीं है। राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार माना जाता है बोराट को 1225 मीटर। तो इसका मीनिंग इससे भी ऊंचा बोराट है, लेकिन वो सिरोही में नहीं, उदयपुर राजसमंद के बीच में। तो ये सिरोही का दूसरा ऊंचा पठार है। इट्स टोटल हाइट 1200 यानी 1200 मीटर। तो ये कई बार ये कंपैरिजन पूछ लिया जाता है कि आबू से 160 मीटर अधिक हाइट पर कौन सा पठार है? उड़िया। या उड़िया से 160 मीटर नीचे ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? आबू। अब आबू वाला जो पार्ट है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। एक डोम शेप में बना हुआ है, यानी इस आकृति को हम कहते हैं गुंबदाकार आकृति। जैसे आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे तो फिजिकल ज्योग्राफी में एक टॉपिक दिया हुआ आपके सिलेबस में, वोल्केनो, ज्वालामुखी। तो जो वोल्केनो के अंदर कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं, कुछ संरचनाएं बनती हैं, कुछ पृथ्वी के बाहर बनती हैं, कुछ पृथ्वी के अंदर। तो ये जो वोल्केनो की ये जो नलिका है जिससे पृथ्वी के आंतरिक भाग का मैग्मा इस नलिका से और बाहर निकलता है, ये वोल्केनो माउथ होता है, ज्वालामुखी का मुख होता है, जिसको हम क्या कहते हैं?
क्रेटर। इसको कहते हैं निकास नली का, जिससे मैग्मा का निकास होता है, इसको वेंट कहा जाता है। ज्वालामुखी निकास नली या वेंट। कई बार ज्वालामुखी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वाला क्रेटर, ये कठोर चट्टानों से ब्लॉक हो जाता है। यानी कुछ बड़े कंकर पत्थर होते हैं, पृथ्वी आंतरिक भाग से निकलते हैं प्रेशर से, और ये इस क्रेटर को ब्लॉक कर देते हैं। अब ये क्रेटर ब्लॉक हो गया, ये सेम वैसे ही मानिएगा जैसे अपने गांव के अंदर जो पानी की पाइपलाइन है, गलती से उसके आगे डार्ट लगी रह गई, वो अपने स्प्रिंगलर या फवारों से कनेक्ट नहीं हुआ। जैसे मोटर जो है, मोटर के जस्ट आगे ही डार्ट लगा दी अपन ने, तो या तो थोड़ी देर बाद में मोटर जवाब दे देगी, खराब हो जाएगी, या फिर जो पाइपलाइन है वो फट जाएगी। तो सेम अगर यहाँ ये ब्लॉक हो गया क्रेटर, तो इसका मीनिंग है या तो प्रेशर के कारण गैसों का प्रेशर इतना तेज होगा कि ऊपर वाला क्रेटर ये फट जाएगा, और क्रेटर उड़ जाने के बाद ये बड़ा क्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको कोल्डेरा कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा? कोल्डेरा। काला डेरा नहीं, काला डेरा चोमू के पास में जगह है। क्या बोलेंगे? कोल्डेरा। या कई बार ये होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में वेंट कहीं से वीक होती है। वेंट वहां से वीक मिलेगी जहां इसके पास में दोनों तरफ टफ रॉक्स नहीं हो के सॉफ्ट रॉक्स हो। यहाँ अगर कठोर चट्टाने हैं दोनों तरफ, तब तो वेंट नहीं फटेगी, फिर पॉसिबिलिटी यही है कि क्रेटर उड़ेगा ऊपर से। अगर इसके पास में यहाँ मुलायम चट्टाने मिली, तो मुलायम चट्टानों वाली जगह से ये क्या होगी? लीक होगी। और जो मुलायम चट्टाने किस प्रकार से हैं? जैसे ऐसे क्षैतिज रूप में, लेटे हुए रूप में मुलायम चट्टानों के बीच में गैप है, तो यहाँ का जो मैग्मा प्रेशर डालेगा वो ऊपर तो निकल नहीं पा रहा ब्लॉक होने के कारण, तो मैग्मा कई बार चट्टानों के बीच में धंस जाता है एक पतली परत के रूप में। कई बार ये गैप थोड़ा मोटा होता है, तो मोटी परत के रूप में। कई बार ये जो गैप होता है ये स्तंभ के रूप में, खंबे के रूप में होता है। कई बार चट्टानों के बीच का जो गैप होता है वो थोड़ा वेवी टाइप में होता है, मैग्मा उसी तरीके से जमा हो जाएगा। कई बार जो मैग्मा होता है, मैग्मा चैम्बर से निकल के थोड़ा सा ऊपर आके डोम शेप आकृति में जमा हो जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं कई बार मैग्मा के जमा होने से पृथ्वी के अंदर, और ये तब बनते हैं जब ये ऊपर से ब्लॉक होता है। तो इन स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है, जैसे पतली परत के रूप में मैग्मा जमता है क्षैतिज रूप में, तो इसको नाम दिया जाता है, जो हॉरिजॉन्टल शेप बन रही है इसको कहा जाता है सीट। ये थोड़ी सी मोटी परत में होता है तो इसको सिल कहा जाता है। ये स्तंभ के रूप में इस तरीके से वर्टिकल शेप में हो तो इसको डाइक कहा जाता है, और ये वेवी टाइप लहरदार रूप में हो तो इसको कहा जाता है फेकोलिथ। जैसे अपन किसी गेंद वगैरह को फेंकते हैं ना से, तो लहरदार रूप में जाती है, उसी तरीके से फेकोलिथ। तो फेकोलिथ स्ट्रक्चर। और एक डीप और गहराई में जमा होता है, तो लिथ का मीनिंग होता है कठोर भाग, और बेथोस का मीनिंग होता है डीप में। जर्मन लैंग्वेज के शब्द हैं सभी। तो इसका मीनिंग है कि ये जो स्ट्रक्चर है काफी डीप में और एक डोम शेप आकृति में बनती है। इस गुंबदाकार आकृति को ज्वालामुखी में क्या बोला जाता है? बेथोलिथ। बेथोलिथ स्ट्रक्चर। लेकिन बेथोलिथ बनेगा कहां पर? पृथ्वी के आंतरिक भाग में। तो उस बेथोलिथ स्ट्रक्चर से इसकी तुलना हुई है, लेकिन आबू ब्लॉक है वो जमीन में नहीं है, जमीन के ऊपर है ये। तो उससे हम केवल तुलना कर सकते हैं, क्योंकि बेथोस जो स्ट्रक्चर होता है वो जमीन के अंदर बनता है, जैसे पतली परत में जमा हुआ। जैसे आप लोगों ने 9th 10th 11th 12th के अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहे होंगे आपके, तो कई बार अपने को स्कूल में जो टीचर होते हैं ना, कुछ काम देते हैं कुछ पेपर सीट के ऊपर, तो अपन जाके स्टेशनरी वाले को कहते हैं भैया सीट देना या सिल देना। सीट, पेपर की जो पतली परत होती है उसको सीट कहते हैं। तो जब मैग्मा पतली परत में जमा होता है तो इसको सीट कहा जाता है। अपने घर में मिस्त्री काम कर रहे होते हैं और अपने को कोई अलमीरा चाहिए होती है घर में, तो अपन पत्थर वाले के पास जाएंगे, बाड़े वाले के पास, और उसको कहेंगे पत्थर देना, सिल देना। तो सिल क्या होती है? मोटी होती है। तो जो मोटी परत में जमा होगा वो सिल, और जो पतली परत में जमा होगा वो सीट होता है। जो लंबवत रूप में होगा वो डाइक होगा। और जो फेंकते हैं किसी चीज को, वैसे फेकोलिथ। तो वेवी टाइप में जमा होगा वो फेकोलिथ, और जो डोम शेप में जमा होगा गुंबद आकृति में, बेथोलिथ। तो बेथोलिथ से इसकी तुलना होती है। तो राजस्थान में कौन सा प्लेट्यू है जो डोम शेप या बेथोस स्ट्रक्चर में होता है, बेथोलिथ स्ट्रक्चर में होता है? तो ये आबू के लिए लिखा जाता है कि ये गुंबदाकार आकृति में बेथोलिथ जो एक स्ट्रक्चर है उसका एग्जाम्पल है।
तो इसमें लास्ट में लिख देना नोट के अंदर, आबू ब्लॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैथोलिथ स्ट्रक्चर, ब्रैकेट में लिख देना डोम शेप। आबू पठार है, बैथोलिथ संरचना, ब्रैकेट में लिख देना गुंबदाकार। गुंबदाकार क्या कि इस तरीके से छोटा से गुंबद के शेप में डायग्राम बना देना कि ये होता है डोम शेप। गुंबदाकार बैथोलिथ ब्रैकेट में गुंबदाकार संरचना का उदाहरण है। आबू पर्वत या आबू पठार, पठार भी लिख देते हो, पठार ही है वैसे तो ये, आबू पर्वत या पठार। बैथोलिथ संरचना, संरचना अगर पहले लिख दिया तो आगे जरूरत नहीं है फिर। बैथोलिथ संरचना ब्रैकेट में गुंबदाकार का उदाहरण है। आबू ब्लॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैथोलिथ स्ट्रक्चर, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा डोम शेप। यानी जो गुंबद की जो या डोम शेप जो संरचना है, बैथोलिथ जो स्ट्रक्चर बनता है उस जैसा एग्जाम्पल है। बाकी बैथोलिथ तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि बैथोलिथ स्ट्रक्चर कहाँ बनते हैं, जमीन के अंदर बनते हैं। तो उससे तुलना हुई है सिर्फ इसकी कि बैथोलिथ स्ट्रक्चर की तरफ। बैथोलिथ स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है, डोम शेप, गुंबदाकार आकृति का एग्जाम्पल। तो आबू ब्लॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैथोलिथ ब्रैकेट में डोम शेप, तो डोम शेप आकृति का एग्जाम्पल। तो अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में गुंबदाकार आकृति में बैथोलिथ संरचना में कौन सा पठार, बैथोलिथ यानी गुंबदाकार संरचना में कौन सा पठार है, आबू। तो ये तो सिरोही वाले तो दोनों हो गए अपना ओडिया और आबू, दोनों ही हाइट के लिए फेमस है। फिर इस साइड में उदयपुर राजसमंद, ये वैसे तो अपना पहले किया हुआ है, दोनों शब्द बोराट और भौमट में अंतर करवाया था वहां, तो थर्ड हेडिंग डाली है बोराट। सिर्फ बोराट दिया एग्जाम में, तब तो पहले यह भी बताना कि है क्या, यह एक पठार है, इट्स ए प्लेट्यू। और बोराट पठार ही लिखा हुआ है शब्द, तो बाद में सीधी लोकेशन बतानी। तो बोराट लिख के डेफिनेशन लिखो इसकी, यह एक पठार है, इट्स ए प्लेट्यू। ये एक पठार है जो कुंभलगढ़ हिल्स, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, राजसमंद, एवं गोगुंदा हिल्स, ब्रैकेट में उदयपुर के मध्य स्थित है। इट्स ए प्लेट्यू which is lies between कुंभलगढ़ हिल्स, राजसमंद एंड गोगुंदा हिल्स, उदयपुर। ये एक पठार है जो कुंभलगढ़ हिल्स, ब्रैकेट में राजसमंद, एवं गोगुंदा हिल्स, ब्रैकेट में उदयपुर के मध्य स्थित। इसका मैंने उदयपुर राजसमंद के बीच के पठार को क्या बोलते हैं, बोराट। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, यह है राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार। आबू में जो लिखा था उसको सिरोही का दूसरा बताया था, जबकि राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार। बोराट इज द सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ राजस्थान। इसकी कुल ऊंचाई 1225, 1225। आबू से 25 मीटर ऊंचा है, वो 1200 था, ये 1225। यह है राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार। तो इसमें जो शब्द लिखा ना अपने राजस्थान, राजस्थान को अंडरलाइन कर दीजिए। इट्स द सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ राजस्थान। इट्स टोटल हाइट इज 1225 मीटर। इसकी कुल ऊंचाई 1225 मीटर। तो सीक्वेंस में अगर पूछा जाए तो अपने बढ़ती हुई ऊंचाई में एक तो 1200, एक 1225 और एक 1360। 1360 उड़िया है, उससे नीचे
बोराट 1225 और उससे नीचे 1200 मीटर पे आबू, तो 1225 और 1360। बोराट का एक इंपोर्टेंस और बताया था मैंने, अभी जो अरावली का मैंने एक हिस्सा आपको करवाया था, अरावली इस तरीके से डिवाइड थी ना, इधर तो था मेवाड़ अरावली और ये थी आबू रावली, सदन अरावली। तो इधर जो मेवाड़ अरावली है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जरगा जो, हालांकि वो तो पर्वत चोटी में काउंट होती है, माउंटेन्स में, प्लेट्यू में काउंट नहीं होती, लेकिन वो जिस प्लेट्यू रीजन के ऊपर है वो बोराट। तो बोराट तो जो सपाट एरिया वो काउंट होगा, उस पर अगर कोई हिल्स है तो हिल्स में ही काउंट होगी वो। जैसे जरगा, तो जरगा वाला जो हाइट वाला एरिया 1431 मीटर है, वो बोराट रीजन या बोराट प्लेट्यू के अंदर आती है। तो इसी में एक लास्ट लाइन और लिख दीजिएगा, मेवाड़ अरावली की सर्वोच्च चोटी जरगा है जो बोराट में स्थित। द हाईएस्ट पीक ऑफ मेवाड़ अरावली इज जरगा विच इज लोकेटेड ऑन बोराट रीजन या बोराट प्लेट्यू। मेवाड़ अरावली की सर्वोच्च चोटी जरगा है, जरगा में ब्रैकेट में लोकेशन लिखें तो लिख सकते हो उदयपुर। मेवाड़ अरावली की सर्वोच्च चोटी जरगा है जो बोराट पर स्थित है या बोराट पठार पर स्थित है। The highest peak of Mewad Aravali is Jarga, which is located on Borat Plateau या इन बोराट प्लेट्यू रीजन, ये भी लिख सकते हो, जो बोराट पठार क्षेत्र में स्थित या बोराट पठार पर स्थित। तो ये वाला हो गया अपना बोराट वाला। नेक्स्ट पॉइंट लिखो भौमट। इसमें लिखिएगा इट्स ए हिल्स एंड प्लेट्यू रीजन, ये एक पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र। भौमट में ये मिला जुला मिक्सअप पार्ट है भौमट, जहाँ गुरु गोविंद गिरी का एक आंदोलन भी रहा है भौमट, भौमट या एक ही आंदोलन। तो ये एक पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र है। इट्स ए हिल्स एंड प्लेट्यू रीजन जो उदयपुर एवं मुख्यतः डूंगरपुर में स्थित है, विच इज लोकेटेड इन उदयपुर एंड मेनली डूंगरपुर, जो उदयपुर एवं मुख्यतः डूंगरपुर में स्थित, एवं मुख्यतः डूंगरपुर में स्थित। तो जो मुख्यतः डूंगरपुर लिखा है उसको अंडरलाइन कर दो, यानी दोनों ऑप्शन में हो तो आंसर डूंगरपुर ही रहेगा इसमें, या तो दोनों साथ में हो ऑप्शन डूंगरपुर उदयपुर, और दोनों ऑप्शन अलग हैं उदयपुर डूंगरपुर, एक एक आंसर लेना है तो वो आंसर रहेगा डूंगरपुर, विच इज लोकेटेड इन उदयपुर एंड मेनली डूंगरपुर। फिर दूसरा ये जो एरिया उदयपुर से डूंगरपुर प्रतापगढ़, इस एरिया में मुख्यतः एक ट्राइब्स होती है भील, तो ये मुख्यतः भील जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, या इस क्षेत्र में भील जनजाति अधिक पाई जाती है। तो इसी में नेक्स्ट लाइन में लिखो भील ट्राइब इज मोस्टली फाउंड इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में भील जनजाति अधिक पाई जाती है। इस क्षेत्र में भील जनजाति अधिक पाई जाती है। भील ट्राइब इज मोस्टली फाउंड इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में भील जनजाति अधिक पाई जाती है। तो ट्राइब्स का नाम अंडरलाइन कर दीजिए भील। इस क्षेत्र में एक मेला भी आयोजित होता है ना, अपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हो बेणेश्वर, तो उस बेणेश्वर मेले में सबसे ज्यादा आने वाली जनजाति कौन सी होती है? तो भील इसीलिए अधिक होते हैं क्योंकि वो आदिवासियों का मेला है, और इस क्षेत्र में आदिवासियों के तौर पे सबसे बड़ी ट्राइब्स भील है। राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति मेणा है, लेकिन वो पूर्वी राजस्थान में है,
जबकि दक्षिणी राजस्थान की ओर है वो सबसे बड़ी जनजाति भील, जो कि राजस्थान के अंदर नंबर में, संख्या में नंबर 2 पे बड़ी है, यानी सबसे अधिक मीणा है नंबर सेकंड पे। लेकिन दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या है, तो उसमें आंसर भील ही होता है। तो ये भोराट भोमट ये दोनों हो गए। अब उदयपुर का एक हिस्सा अलग हुआ है, सलूम्बर। सलूम्बर वाले एरिया में एक पठार आता है लसाड़िया प्लेट्यू। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट है लसाड़िया पठार। ये कई जगह आपको ये भी मिलेगा लासड़िया। लासड़िया पठार, लासड़िया नहीं, सही शब्द क्या है इसका, लसाड़िया। तो अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तब तक तो लसाड़िया और शादी के बाद में लासाड़िया, लासाड़िया 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 बाद में याद आएगा। तो ये वाला जो हिस्सा है, सलूमर वाला पार्ट, सलूमर में एक लेक आती है यहाँ पे, राजस्थान की फ्रेश वाटर लेक में सबसे बड़ी है जयसमंद। जयसमंद के ईस्ट वाला भाग है, इसका मीनिंग यहाँ वैसे भी बारिश अधिक होती है, एक नदी भी होती है गोमती। तो ये इरोजन के कारण ऐसा हुआ है कि ये एक बेडलैंड यानी उबड़ खाबड़ पठार है। प्लेट्यू जनरली ऊपर से सपाट होते हैं, ये कटाव के कारण कटा फटा है। उत्खात पठार का एग्जाम्पल है तो लसाड़िया, ये उत्खात पठार है जो दक्षिणी अरावली में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। लसाड़िया में लिखिएगा, ये एक उत्खात पठार है। इट्स ए बेडलैंड प्लेट्यू। उत्खात यानी जो कटे फटे पठार हो। इट्स ए बेडलैंड प्लेट्यू यानी जो उत्खात भूमिया होती हैं चंबल में, उनके लिए भी शब्द अपन क्या, उनके लिए अलग होता है बीड, जो गली रोजन से बना होता है। तो लसाड़िया एक उत्खात पठार है। लसाड़िया इज ए बेडलैंड प्लेट्यू। उत्खात पठार है जो जो जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, विच इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ जयसमंद लेक। जो से जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, यह पठार मुख्यतः दक्षिणी अरावली में सलूम्बर एवं प्रतापगढ़ में स्थित। अब डिस्ट्रिक्ट भी लिख दीजिए इसमें। ये तो क्या, जो मेन लोकेशन है ज्योग्राफिकल वो बताइए कि एक उत्खात पठार है जो जयसमंद झील के पूर्व में स्थित। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, यह पठार दक्षिणी अरावली में सलूम्बर एवं प्रतापगढ़ में विस्तृत है। यहाँ स्थित की जगह विस्तृत लिख देना। दिस प्लेट्यू इज लोकेटेड इन सदर्न अरावली। दिस प्लेट्यू इज लोकेटेड या एक्सटेंड इन सदर्न अरावली इन सलूम्बर एंड प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें सलूम्बर को अंडरलाइन कर दीजिए, मेन सलूम्बर है इसमें। सलूम्बर ऑप्शन नहीं हो तो फिर बाद में प्रतापगढ़, या तो दोनों एक साथ मिलेंगे या फिर अलग अलग मिले, तो आंसर सलूम्बर को लेना है। जिसने परमिशन मांगे है, परमिशन ग्रांटेड, जा सकते हो। अच्छा,
इसके बाद में दक्षिणी अरावली की तरफ जो मेन प्लेटियों हैं ये सारे कंप्लीट हो गए अपने। बोराट बोमट ऑलरेडी पहले से कवर था। लसाड़िया वाला आजकल देखो जो आरपीएससी का जो ट्रेंड वाला है उसमें सबसे ज्यादा तो पूछा जाता है इनका फेवरेट पठार बोराट। हर 2 से तीसरी एग्जाम जो आरपीएससी या दिनेश बोर्ड लेता है उसमें रिपीट करता है इसको, तो सबसे ज्यादा बार तो रिपीटेशन होता है बोराट का। और फिर आजकल एक नया ट्रेंड चला है लसाड़िया का, तो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बोराट, और बोराट के बाद में दूसरा लसाड़िया। फिर पॉइंट नंबर 6 में वो दो एक साथ लेंगे। चित्तौड़ वाले तो डायग्राम में मेंशन है ऑलरेडी, ये वैसे भी किस एरिया में आते हैं, या हाड़ौती में आते हैं, तो ये अपने को सिर्फ यहाँ इंडिकेट करने थे, लिखना कुछ नहीं है इनके बारे में। अब लास्ट वाले दोनों एक साथ लेना, क्रांस का एंड कांकनवाड़ी प्लेट्यू। पॉइंट नंबर 6 में लिखेगा क्रांस का एवं प्लेट्यू, या कांकनवाड़ी या क्रांस का प्लेट्यू, दोनों नाम एक साथ लिख दीजिए, क्रांस का एंड कांकनवाड़ी प्लेट्यू, क्रांस का एवं कांकनवाड़ी पठार। अंडरलाइन करके आगे लिखिएगा ये पठार उत्तरी अरावली में अलवर में स्थित है। अलवर के ब्रैकेट में आगे सरिस्का लिखिएगा। ये पठार दिस plateau are located in northern Aravali in Alwar district. These plateau are located दोनों हेडिंग में लेके these plateau are located in northern Aravali in Alwar district. अलवर क्या के ब्रैकेट में सरिस्का लिख देना। ये पठार उत्तरी अरावली में, क्योंकि अपने को पता है ये उस अरावली में आएंगे जो जयपुर से ऊपर है, तो जयपुर से ऊपर अपने दौसा भी आता है, सीकर भी आता है, नीम का थाना भी आता है, झुंझुनू भी आता है, अलवर भी आता है। तो पॉइंट तो ये इसमें ये इस साइड से लिया हुआ है, नीम का थाना से जयपुर, तो इसके बीच में जितने भी अरावली है नदन अरावली, इसका मीनिंग है उत्तरी अरावली का हिस्सा है। तो अरावली का उत्तरी या दक्षिणी इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप अजमेर के किस साइड में हो। आप अजमेर से अगर ऊपर चले गए हो तो उत्तरी अरावली में काउंट, अजमेर से नीचे अगर आ गए हो तो आप दक्षिणी अरावली, और अजमेर वाले हिस्से में हो तो इसका मीनिंग मध्य अरावली। तो उत्तरी अरावली और दक्षिणी अरावली में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ अजमेर का ध्यान देना है कि भाई आप अजमेर के नीचे जिलों, तो अजमेर के नीचे वाले जिलों में काउंटिंग हो रही है तो इसका मीनिंग आपके सदन अरावली में हो फिर, और अजमेर से अगर ऊपर वाले पार्ट में हो तो आप नदन अरावली में, और अजमेर में अगर हो तो इसका मीनिंग मिड अरावली में, यानी मेरवाड़ा अरावली के अंदर। तो ये मुख्यतः मध्य अरावली अजमेर अरावली होती है। हालांकि वर्तमान में तो अजमेर के कुछ भाग हो गए, अजमेर हो गया, केकड़ी हो गया, ब्यावर हो गया, तो अब तो मध्य अरावली की काउंटिंग भी अधिक जिलों में आ रही है, लेकिन वो जिले हैं किसके पार्ट, अजमेर के ही हिस्से हुए हैं अलग। तो ये एक 50 वर्ड का आंसर अपने आप में कंप्लीट हो गया। एग्जामिनर अगर क्वेश्चन दे रहे डिस्क्राइब द प्लेट्यूज ऑफ अरावली माउंटेन, अरावली के पठारों की व्याख्या करो, तो एज इट इज लिखना है अपने को। यानी एक तो अरावली में पठार कहां पर अधिक है, दक्षिणी अरावली में पठार अधिक पाए जाते हैं, फिर किन्हीं भी 5 का डिस्क्रिप्शन लिख के आना है। हालांकि अपने को जो लिखना उसमें एग्जाम में जगह कम मिलेगी, लाइन टू लाइन, यानी एक एक लाइन में एक एक, और पॉसिबल हो तो ये डायग्राम में आउटलाइन के साथ बनाना है, जैसे राजस्थान का जो मैप है वो बना के, और उसमें इंडिकेट करना है इनको। तो इस साइड में लसाड़िया, इस साइड में भौमट, इस साइड में बोराट, यहाँ पे उड़िया, और यहाँ पे माउंट आबू। या कोशिश ये करेंगे डायग्राम को, लगभग 7-8 लाइनें मिलेंगे जिसमें डायग्राम को अगर आप बीच में इंडिकेट करके, जैसे यहाँ माउंट आबू, यहाँ पे उड़िया और माउंट आबू, उड़िया के बारे में इस साइड वाली जो लाइन है यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख दो, आबू को ऊपरी स्पेस रखो उसमें लिख दीजिए, बोराट राजस्थान के ईस्ट में इस साइड में स्पेस रखिएगा, बोमट सदन की तरफ या इस वाले स्पेस में, बोराट वाले पार्ट को थोड़ा इस साइड में, लसाड़िया को इस साइड में, और जो भोमट वाला जो एरिया है उसको सदन की तरफ। तो इस तरीके से इनको सीक्वेंस वाइज 1 2 इस साइड में आ रहा है वो 3 4 और लास्ट में ये 5। तो डायग्राम पैटर्न में भी इनको डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे ओडिया यहाँ लिखा, लोकेटेड इन सदर्न अरावली इन सिरोही, द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ राजस्थान। फैक्ट अगर मेंस में याद है तो लिख दो, नहीं है तो स्किप कर दो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार
मेंस में इन चीजों का इंपॉर्टेंस नहीं है, तो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होते हैं। बाई चांस पूछ लिया सबसे ऊंचा पठार हाइट कितनी है, क्योंकि सबसे अधिक हाइट पे है तो फैक्ट याद रखना जरूरी है प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। मेंस में पता है कि डेटा बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो प्रॉपर डेटा याद ही नहीं आता है, तो मेंस में इतना जरूरी नहीं है ये फैक्ट। तो अरावली के अंदर जो फिजियोग्राफिक स्ट्रक्चर या उसकी भू स्थला करते हैं उसमें पठार कंप्लीट हो गए। अब अरावली के अंदर ही जो गैप बने हुए हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पासेज ऑफ अरावली या नाल ऑफ अरावली। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए अरावली की नाल या दरे। पठारों के बाद में अगली हेडिंग है अरावली में। नेक्स्ट है नाल या पासेज ऑफ अरावली। तो सबसे पहले तो ये जो नाल या पास है इनके मीनिंग क्या होते हैं। जैसे माउंटेन या पर्वतमाला है, इन माउंटेन के बीच में जो ये नीचे और तंग रास्ते होते हैं, ये वाले भाग, ये वाला भाग, जैसे माउंटेन के एक साइड की लोकेशन और ये दूसरी तरफ माउंटेन के, ये रास्ते होते हैं वो इन नीचे वाले हिस्सों से होते हुए गुजरते हैं। तो ये जो बीच वाला गैप यहाँ पे जो अपने इंडिकेट कर रखा है, ये अपने आप में नाल है। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक नीचा और तंग रास्ता होता है, संकरे रास्ते होते हैं, लोअर एंड नैरो वेज। नीचा एवं तंग रास्ता, तंग को अपन ये भी बोलते हैं ना, कम चौड़ा होता है उसको संकरा या तंग। तो डेफिनेशन में इस शब्द को काउंट करते हैं अपन के पर्वतों के मध्य नीचा एवं तंग रास्ता जिसकी चौड़ाई कम हो। भारत में सबसे चौड़े दरे में सदर्न इंडिया में आता है एक पाल घाट, उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है। बाकी जनरली भारत के जितने भी पासेज हैं संकरे रास्ते हैं, तो इसका मीनिंग इसमें चौड़ाई कम होती है जनरली इनकी। पर्वतों के बीच का हल्का सा एक छोटा गैप होता है। जैसे अभी आपको जयपुर से आमेर की ओर जाना हो तो जल महल के सामने पहाड़ियों के बीच में से एक रास्ता जाता है, बिल्कुल संकरी सी रोड। हालांकि यहाँ इस नाल को कोई नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन सदर्न अरावली में इस प्रकार के रास्तों को नाल को नाम दिए हुए रहते हैं। इस कारण जिनको नाम देते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं, जिनको नाम नहीं देते हैं वो सिर्फ उस रास्ते के नाम से जानते हैं। इसको हम कहते हैं जयपुर आमेर के बीच की सड़क। अगर इसका कोई नाम होता तो वो हाईलाइट होता फिर। हालांकि उसके पास में जो इस साइड में जो जल महल की तरफ एक घाटी बनी हुई है, उस घाटी को जरूर हम कनक घाटी, कनक वृंदावन जो गार्डन बना हुआ है ना, जहाँ मैं मुख्यतः भगवान कृष्ण का मंदिर भी बना हुआ है, टेम्पल भी बना हुआ है पास में, कनक घाटी। नहीं देखा हुआ दिमाग पे जोर नहीं डालें, एग्जाम में नहीं आएगा। ये जयपुर वालों का देखा हुआ है, बाकी बहुत सारे लोगों का नहीं देखा हुआ। तो जयपुर में जो रहते हैं उनका तो देखा हुआ है, बाहर वाले स्टूडेंट हैं उनको नहीं पता। तो पर्वतों के मध्य जो नीचा और तंग रास्ता होता है उसको क्या कहा जाता है, नाल या दरिया कहा जाता है। राजस्थान में कहा जाता है लोकल में नाल, बाकी तो ये पासेज या दरे होते हैं। डायग्राम बना के डेफिनेशन लिखेगा।
डेफिनेशन लिखिएगा। हाँ जी। पर्वतों के मध्य नीचा एवं तंग रास्ता, पर्वतों के मध्य नीचा एवं तंग रास्ता, तंग यानी जो संकरे रास्ते होते हैं, पर्वतों के मध्य नीचा एवं तंग रास्ता जो पर्वतों के दोनों ओर के स्थानों को जोड़ते हैं, जो पर्वतों के दोनों ओर या दो ओर के स्थानों को जोड़ते हैं। और में ये लिखना, तो दूसरा और वाला मत लिख देना, एंड वाला। इसका मीनिंग होता है दो ओर का मीनिंग दो तरफ, जो पर्वतों के दो ओर के स्थानों को जोड़ते हैं, उसे दरा या नाल कहा जाता है, उसे दरा या नाल कहा जाता है। ए लोअर एंड नैरो वे, ए लोअर एंड नैरो वे इन माउंटेन रीजन, a lower and narrow way in mountain region which connects both side of mountain, which connects both side of mountain, both side लिख दो चाहे places लिख दीजिए। a lower and narrow way in mountain region which connects both side of mountain is known as naal or passage। a lower and narrow way in mountain region which connects both side या places, which connects both side or places is known as, या is called passage और नाल। अब इस प्रकार के जो नाल हैं ये भी मुख्यतः राजस्थान के उस हिस्से में अधिक मिलेंगे जहां अरावली की चौड़ाई ज्यादा हो और ऊंचाई ज्यादा हो, यानी ये भी मुख्यतः सदर्न अरावली में, लेकिन इसके अंदर स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट भी बताया जाता है। इसमें राजस्थान के अंदर मुख्यतः राजसमंद जो जिला है वो माना जाता है कि दर्रे सर्वाधिक राजसमंद जिले में पाए जाते हैं, या दक्षिण राजसमंद या के ब्रैकेट में वही लिख देना दक्षिणी अरावली। अरावली के हिस्से में पूछा जाए तो दक्षिणी अरावली, डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो राजसमंद, तो इसमें नास्ट नाम में लिखेगा। राजस्थान में सर्वाधिक दर्रे राजसमंद में पाए जाते हैं, राजसमंद के ब्रैकेट में आगे लिख देना दक्षिणी अरावली। पासेज और नाल आर मोस्टली फाउंड इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, पासेज और नाल आर मोस्टली फाउंड इन राजसमंद, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सदर्न अरावली। दर्रे या नाल सर्वाधिक राजसमंद, ब्रैकेट में दक्षिणी अरावली में पाए जाते हैं। दर्रे सर्वाधिक राजस्थान में, दर्रे सर्वाधिक राजसमंद, ब्रैकेट में दक्षिणी अरावली में पाए जाते हैं, तो इसमें राजसमंद को अंडरलाइन कर दीजिए। प्लेट्यूज में ऐसी कोई काउंटिंग नहीं होती, उसमें सिर्फ यह बताया जाता है कि मेनली जो ज्यादातर प्लेट्यूज हैं वो सदर्न अरावली में ही है, और अरावली की जो चौड़ाई है वो सदर्न में ही ज्यादा है, तो प्लेट्यू के अधिक मिलने की पॉसिबिलिटी भी इसी साइड में है। अब अरावली के जो मेन पासेज या प्रमुख दरिया कौन से हैं उनको हम पढ़ेंगे, तो इसमें लिखो अरावली के प्रमुख दरे, प्रमुख दरे या नाल, मेन पासेज और नाल ऑफ अरावली, अरावली के प्रमुख दरे या नाल।
उदयपुर का जो एरिया है इसमें कुछ प्रमुख नाल आती हैं अपने। उदयपुर में एक तो आती है डेबर नाल। ये जहां जयसमंद झील है, जयसमंद झील के पास में एक पहाड़ी है, अरावली वाला हिस्सा है। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, गोमती। गोमती के पानी को यहाँ पहाड़ों के पास में नियंत्रित किया हुआ है। महाराणा जयसिंह के द्वारा ये झील बनाई गई है। इस कारण इसको कहा जाता है जयसमंद लेक। और पहाड़ियों का ये जो गैप या जो नाल है, इस नाल को नाम दिया गया डेबर नाल। इसी डेबर नाल के आधार पर जयसमंद झील का दूसरा नाम है वो डेबर डेबर लेक भी है। तो राजस्थान की किस लेक को डेबर लेक कहा जाता है, जयसमंद। क्यों? क्योंकि जो जयसमंद लेक है वो डेबर के नाल में ही बनी हुई है। तो इस डेबर नाल का संबंध है जयसमंद से। और जयसमंद वर्तमान में कहाँ है, सलूम्बर। तो इसका मीनिंग उदयपुर से ये जो नाल है डेबर नाल, अब इसकी काउंटिंग किस एरिया में होती है, इसकी काउंटिंग होती है सलूम्बर के अंदर, सलूम्बर जयसमंद। फिर उसके बाद में उदयपुर की तरफ एक नाल आती है केवड़ा। केवड़ा नाल या केवड़ा की नाल भी लिख देते हैं। नेक्स्ट आती है फुलवारी नाल। तो फुलवारी राजस्थान के 26 सेंचुरी में से एक अभ्यारण्य भी है ये। राजस्थान के 26 अभ्यारण्यों में हम एक फुलवारी की नाल सेंचुरी भी पढ़ते हैं। और एक ही क्षेत्र में आती है हाथी नाल। हाथी नाल मीन्स हाथी नाल, इट्स नॉट एलिफेंट नाल। हिंदी में शब्द एज इट इज यही यूज करना है। भाई कोई लोकेशन या साइट होती है इंग्लिश में, हिंदी में जैसा नाम है इंग्लिश में वही लिखेंगे अपन। भाई लाल सिंह है तो ये थोड़ा ना लिखेंगे रेड लॉइन। ये वाला जो डेबर नाल है, डेबर के पास में केवड़ा नाल, फुलवारी नाल, हाथी नाल, नाल सब में लगे हुए अंदर है। तो आपको याद इस तरीके से रखना है कि डेबर में केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा। डेबर में केवड़ा का फूल हाथी ने तोड़ा। और डेबर में जो केवड़ा का फूल जो लगाया था वो लगाया था मान सिंह ने। मान सिंह जयपुर महाराजा। अब मान सिंह का फूल अगर कोई हाथी तोड़ेगा तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मान सिंह को भी आया। मान सिंह ने मेवाड़ पे अटैक किया। और बदले में मेवाड़ का जो हाथी है वो सामने जवाब देने के लिए कहां पर पहुंचा, हल्दी घाटी। क्योंकि मानसिंह का जो अटैक था, मेवाड़ की सेना ने उसका सामना कहाँ किया था, हल्दी घाटी में। अब ये मत करने देना कि अच्छा उस युद्ध का मुख्य कारण ये फूल था क्या, उसके कारण अलग थे। तो ये तो याद रखने आता तरीका अपना कि डेबर में केवड़ा का फूल किसने तोड़ा। और इससे नाराज होकर मानसिंह ने अटैक किया। और वो कहाँ लड़ा गया, राजसमंद हल्दी घाटी। तो अब अपन पहुंचते हैं हल्दी घाटी किसको लेकर, हाथी को। अब जैसे ही हाथी, तो मान सिंह तो तैयार खड़े थे, जैसे ही हाथी पहुंचा तो मान सिंह ने भाला फेंक के मारा और हाथी के इतना सटीक लगा कि हाथी वहीं गूड़ा। तो हाथी गूड़ा नाल राजसमंद। हाथी गुड़ते ही भाग कर आई कमली, कि मेवाड़ का हाथी कैसे गूड़ा। तो वैसे तो एक कमली नहीं, खामली घाट। एग्जाम में ज्यादातर ये कमली के नाम से ही पूछा हुआ है। कमली तो वो एक मूवी थी जिसमें एक गाना आया था, मैं कमली 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 हुई ऐसा करके। कौन से थे, धूम 3 थी शायद। तो ठीक था कि गाना टाइम से खत्म हो गया वो। तो ये हाथीगुड़ा नाल, कमली या खामली घाट। राजसमंद के कुछ दरे हैं जिनके नाम के आगे घाट लगा हुआ है। तो ये घाट लगते ही समझ में आ जाएगा कि मुख्यतः राजसमंद के आसपास के दरे। तो हाथी गुड़ते ही भागकर आई कौन, कमली। कमली अपनी गाय को छोड़कर आई। तो अपने को लिखना है कि कमली किसको छोड़कर आई, गो या गाय को। तो एक आता है गो रम घाट। गो क्या के रम भी और लगा दें, गो रम घाट।
तो हाथी गुड़ते ही कमली, कमली आई किसको छोड़कर, गो को। अभी तक हम मेवाड़ में हैं, अब यहाँ मेवाड़ से हम मारवाड़ में चलेंगे पाली, तो मारवाड़ जाने के लिए क्या चाहिए, पग चाहिए। क्या चाहिए, नेक्स्ट पगल्या के नाल। पगल्या नाल ये मुख्यतः राजसमंद, मुख्य हिस्सा इसका राजसमंद में। राजसमंद किसको इंडिकेट कर रहे हैं, मेवाड़ से ये जाती है पाली, पाली किसको इंडिकेट करता है, मारवाड़। तो एक ये क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम मेवाड़ टू मारवाड़, मेवाड़ से मारवाड़ की ओर जाने वाली नाल कौन सी है, पगल्या की नाल। अब जैसे ही हम पगल्या से क्रॉस करके पाली पहुंचे इस साइड में, तो जो पाली वाला एरिया है उस एरिया से वापस मेवाड़ की तरफ एक मंदिर आता है राजसमंद की ओर, चार भुजानाथ। तो अपन उस साइड से पाली से अगर राजसमंद की ओर वापस एंट्री करेंगे तो उधर से आपको क्रॉस करनी पड़ेगी देसुरी। आप इधर से जाते हो तो आपको पगल्या। तो इसका मीनिंग जो देसुरी नाल है वो कनेक्ट करती है पाली से और वापस राजसमंद चार भुजानाथ की ओर। तो दो रास्ते हैं, इधर वाला जो जाता है वो जाता है पगल्या होते हुए, उधर एक चार भुजानाथ की ओर आता है वो आता है देसुरी से होते हुए। तो इसका मीनिंग देसुरी नाल वो पाली में है, लेकिन वो कनेक्ट करती है पाली से राजसमंद की ओर, यानी उल्टा अपोजिट है। तो पूछा किस तरफ से है, मेवाड़ टू मारवाड़ पूछा है तब तो पगल्या आएगा, और पूछा गया पाली टू राजसमंद या चार भुजानाथ टेम्पल तब आएगा देसुरी नाम, यानी उधर से आप क्रॉस करके आओगे, देसुरी से होते हुए आओगे। तो पाली वाले भाग में एक फेमस नाल है देसुरी। पाली के उत्तरी भाग में, जब ये उत्तरी भाग है पाली का, वो थोड़ा सा हिस्सा अलग होके ब्यावर में चला गया पाली का, और उसमें ब्यावर और पाली के बिल्कुल बॉर्डर का कुछ हिस्सा है जिसमें एक जगह आती है बर, बर है वो बर भी ब्यावर में चला गया। पहले बर कहाँ था, पाली के अंदर। तो यहाँ पहले एक नाल हुआ करती थी बरनाल पाली की, तो ये बरनाल अब वर्तमान में किसके काउंट होती है, आगे ब्यावर के अंदर। तो इसके अंदर ये जो बरनाल, इसको अपन उस साइड में ही इंडिकेट करेंगे, पाली की और मेन अब ये है देसुरी नाल। अब पाली के टच में ब्यावर। पहले हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक में ये एक लाइन गलत लिखी हुई आती थी कि बरनाल अजमेर में स्थित है ब्यावर में, लेकिन वो लाइन अब सही हो गई, यानी गलती से मिस्टेक से, क्योंकि पाली वालों को पता है कि बर कहाँ पर है। आप पाली की ओर जाओगे ब्यावर को क्रॉस करके, ये कुछ इस तरीके से है जैसे अभी आप कहाँ बैठे हो, जयपुर। अपने वाली ये जो रोड जाती है अजमेर हाईवे के टच में होगी, और ये अजमेर दिल्ली हाईवे ये आगे जाएगा अजमेर की तरफ, ये वाला। अपन अभी इस पॉइंट पे, ये अपने वाली जाके 200 फीट अजमेर से कनेक्ट होगी ना, फिर ये रोड इस साइड में अजमेर और इस साइड में चले गए तो दिल्ली। तो ये वाला जो भाग है इसमें आप जाओगे, जैसे ये तो आ गया अजमेर सिटी, अजमेर से फिर इस तरफ से एक रास्ता जाता है अजमेर में। वैसे तो अजमेर सिटी की ओर एंट्री करने से पहले एक हाईवे पहले निकल जाता है इधर, वो निकलता है नसीराबाद भीलवाड़ा। तो उस पे नहीं, जिनका रूट है उन्हीं को समझ में आएगा ये वाला पार्ट। एक अजमेर से सिटी में जैसे अजमेर जाते हैं तो इस हाईवे के ऊपर NH8 पे कुछ सिटी हैं जिनके बाईपास पे रखा गया है। जैसे लेफ्ट से निकल गए तो आप हाईवे पे हो, राइट में एंट्री कर गए तो आप सिटी के अंदर हो। तो अजमेर भी ऐसे ही हाईवे के ऊपर राइट में एंट्री कर गए सिटी के अंदर, लेफ्ट में निकल गए तो ब्यावर। तो इसमें लेफ्ट में अगर हम निकलते हैं तो आप आगे ब्यावर पहुंचोगे। पहले ब्यावर का जो बॉर्डर था उस बॉर्डर के ऊपर यहाँ पर थी बर, तो ब्यावर के बॉर्डर को क्रॉस करके आप बर में एंट्री कर रहे हो, इसका मीनिंग आपकी एंट्री पाली में हो चुकी। और ब्यावर से अगर आप इस साइड में निकल गए तो इसका मीनिंग आप जोधपुर पहुंचोगे फिर।
पर एक क्या है, ट्राइंगल पॉइंट है, त्रिकोणीय बिंदु है। जैसे तीन और रास्ते जाते हैं, एक तो पाली सिटी की ओर जाता है, एक इस साइड में जोधपुर की ओर जाता है, और एक आप इस साइड में आ गए तो ब्यावर अजमेर की तरफ आता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये है बर। BARR करना, बार में तो कहीं और पहुंच जाओगे। ये बर, तो बर प्रेजेंट कहां पर है, ब्यावर में। और फिर आप ब्यावर में यहां पहुंचते हो तो ब्यावर के अंदर यहाँ लोकल में दो नाल और आती हैं, जिसमें एक आती है परवारिया नाल और एक आती है सूरा नाल। जो परवारिया नाल है, तो ये ब्यावर आपको ध्यान होगा पहले सैनिक छावनी था, ब्यावर नसीराबाद। तो ब्यावर वाले एरिया में पहले अंग्रेज रहा करते थे, जो बिना किसी की परवाह के, जो बिना किसी की परवाह के शाम को क्या लगाया करते थे, सूरा। सूरा यानी लेकर। तो बिना किसी की परवाह के क्या लगाया करते थे, सूरा। तो परवाह क्या क्या जोड़ना है, रिया, जो सुशांत को ले गई और जो लोगों के राज ले गई। तो ये जो ब्यावर वाला जो पार्ट है, इसमें अब एक तो नई नाल आ गई है, कौन सी, बर, और एक बिना किसी की परवाह के, बिना किसी परवाह के अंग्रेज क्या लगाते हैं इधर, सोरा। सोरा नाल, परवारिया नाल। कुछ बुक्स में देखो ये परवारिया नाल है, इसको गलती से पखारिया भी लिखा हुआ आता है, क्योंकि इसमें रा और वा के नजदीकियां इतनी नजदीक आ जाती हैं कि परवारिया क्या, पखारिया हो जाता है। अगर ये और नजदीक आ जाएगा तो ख दिखने लग जाता है, फिर पखारिया, तो पखारिया नहीं, क्या है, परवारिया नाल। तो अब इसमें जो मेन नाल हैं जिनकी डिटेल अपन लिखेंगे, इधर ढेबर, ये फुलवारी नाल, इधर ये हाथीगुड़ा नाल, इधर पगला नाल, और इस साइड में देसुरी नाल। देसरी नहीं, देसुरी है ये, देसुरी नाल, ये मेन नाल। एक लास्ट में बर, बर की लोकेशन चेंज हो गई है। तो डिस्क्रिप्शन इन 5-6 नाल के बारे में, यानी कम से कम आप 5 नाल के बारे में लिख पाओ। तो इनको थोड़ा डिटेल में लिखेंगे, बाकी लगभग 10-12 जो भी नाल हैं इनके लोकेशन आपको याद होने चाहिए। मोस्टली अगर ध्यान दोगे तो सदन अरावली है लोकेशन, या तो उदयपुर है, या फिर राजसमंद है, या पाली, या फिर ब्यावर। अब एक हिस्सा जो अपने को पता है कि डेबर अलग हो गया है, जयसमंद वाला कहाँ पे चला गया है, सलूम्बर। भाई उदयपुर से जो डेबर है वो जयसमंद के पार्ट में, तो वो अब किस में काउंट होगा, सलूम्बर। अदरवाइज पहले उदयपुर का ही हिस्सा था। तो कनेक्ट तो उदयपुर से करके ही लिखना, लेकिन उसके आगे ब्रैकेट में लिख देना सलूम्बर जयसमंद, तो आइडिया लग जाएगा कि जयसमंद और सलूम्बर वाला पार्ट है। और डिस्क्रिप्शन या डिटेल लिखवाएंगे, वहां लोकेशन लिखवाएंगे उसकी, उसमें जिला सलूम्बर ही लिखेंगे। तो इसमें डेबर में अपन ने यही लिखा है इधर, सलूम्बर, सलूम्बर जयसमंद। तो इनका डिस्क्रिप्शन लिखवाएंगे आपको कल।